खुशामदीद आदाब आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। आज 31 मई है, यानी आज आखिरी तारीख है मई की, मंगल का दिन है और 28 शवाल मुकर्रम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका साथ हमारे साथ रहेगा 10 बजे तक। इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बाखबर करें, बल्कि मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से भी बाखबर करने की कोशिश करेंगे। तीसरे पड़ाव पर आएंगे तो यानी 9:40 के आसपास का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन खुलेगी, आप और हम बात करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि 13-14 मिनट जो है वो आपके लिए वक्त रखे जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात इस प्रोग्राम में शामिल कर सकें और हुकूमत तक आपकी आवाज़ को पहुँचा सकें। फिलहाल फेसबुक पर भी आप इस नशरियात को लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर अब भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कू पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लॉगिन और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपके एक क्लिक और एक शेयर से दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पहुँच सके। करते हैं आज की शुरुआत, क्योंकि आज 31 मई है और 31 मई को माजी के अंदर काफ़ी बड़ी गहमा गहमी रहती है। कई अहम तरीन वाक़ात हुए हैं, उन अहम वाक़ात में भी चंद वाक़यात आपके सामने लेकर आते हैं। सुबह आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज फिर 10 बजे तक आपके साथ हम रहेंगे। आगाज़ प्रोग्राम का करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत और ख़बरों की तरफ जाने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे से आज ख़ास क्या है आज के दिन में वो आपको बताते हैं। 8:37 हो रहे हैं। आज आखिरी दिन है इस 5वें महीने का, साल 2022 का 31 मई है। 1974 में आज ही का वो दिन था जब भारत में पोस्टल सर्विस का पहला दफ्तर खोला गया। शुरुआत आज के दिन हुई थी 1774 में। 1577 में मुगल बादशाह जहांगीर की अहलिया नूरजहां की पैदाइश 31 मई को ही हुई। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा अपनाया गया, यानी कांग्रेस का जो झंडा है वो आज से ठीक 101 बरस कब्ल अपनाया गया दिन था 31 मई का, जब ऑफिशियली इसे पार्टी का झंडा करार दिया गया। 1867 में बम्बई, मौजूदा मुंबई के अंदर प्रार्थना समाज का क़याम अमल में लाया गया। तारीख थी 31 मई, साल था 1867। 1526 में तुर्की में होलनाक ज़ल्ज़ला आया, 2.5 लाख अफराद ने अपनी जान गंवा दी। और आलमी सतह पर अब तक जितनी बार ज़ल्ज़ला हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा और शिद्दत भरा ज़ल्ज़ला 526 ईस्वी में तुर्की में हुआ था, जब 2.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1935 में कोयटा पाकिस्तान के अंदर 7.1 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया, 5000 अफराद ने यहां पर भी अपनी जान गंवा दी 31 मई 1935 को। 1727 में आज ही का वो दिन था जब फ्रांस, बरतानिया और हॉलैंड ने पेरिस के मुआहदे पर दस्तखत किए और तीनों ममालिक ने एक साथ आकर इस मुआहदे के तहत काम करने पर इत्तफाक का इजहार किया 1727 में 31 मई को। तारीख थी 31 मई, साल था 1996। आज से ठीक 26 बरस कब्ल जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वज़ीर आज़म पहली मरतबा मुंतखब हुए और उसके बाद कई मरतबा इक़्तिदार संभालने के बाद बिलाखिर 2021-22 में उन्हें नफ्ताली बेनेट ने हराया और उन्हें कुर्सी से उतारा। यानी मौजूदा इजराइल के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने नेतन्याहू को हराने में बड़ा रोल प्ले किया और मौजूदा वज़ीर आज़म की पॉपुलैरिटी भी एक बेंजामिन नेतन्याहू की शिकस्त का सबब बनी, जिनके करियर की शुरुआत 31 मई 1996 में हुई थी। और इसके अलावा आज का दिन है, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे भी मनाया जा रहा है। तंबाकू के खिलाफ आलमी सतह पर जो प्रोग्राम होते हैं, शुरुआत इस दिन की आज भी हुई थी। और मंशियात के या तंबाकू के आदि जो लोग हैं उनको छुड़ाने के हवाले से प्रोग्राम, सेमिनार्स, वॉक्स आज के दिन होते हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आज ही के दिन 31 मई को हुई थी। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ अहम पॉइंट्स थे जो इस प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आप तक रोज़ाना पहुंचाते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत करते हैं जी सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाई के साथ, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान वो शायद ही कोई दिन है जिस दिन हमने इस खबर से शुरुआत ना की हो कि सिक्योरिटी और सलामती दस्तों का इनकाउंटर चल रहा है, मुहासरा चल रहा है और इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और कल भी रात देर गई इत्तला सामने आई थी कि पुलवामा अवंतीपोरा के
राजपुरा इलाके के अंदर मुसल्लह अफराद जो है वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन मिलिटेंटों की तलाश शुरू की और पहले एक क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ था मिलिटेंटों का, तो इलाके का मुहासरा किया था। उसके बाद वो वहाँ से थोड़ी सी दूर चले गए थे, दोबारा उस पूरे इलाके का मुहासरा किया, रात देर गए, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया कि किस इलाके और किस घर के अंदर वो मासूर है और सिक्योरिटी कॉर्डन को मजीद सख्त कर दिया गया। लेकिन इस वक्त ये एक बड़ी खबर जो आ रही है वो राजपुरा अवंतीपोरा एनकाउंटर के अपडेट के हवाले से है कि दोनों मिलिटेंट जो उस इलाके के अंदर मौजूद थे और जिनकी तलाश सिक्योरिटी एजेंसीज को थी, दोनों मिलिटेंट इस वक्त मार दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगभग मुकम्मल हो गया है और इस जाए वारदात से 2 AK-47 राइफल और कुछ और गोला बारूद बरामद करने का दावा भी पुलिस की तरफ से किया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि ये भी साफ कर दिया गया है कि दोनों जो मिलिटेंट हैं जो मारे गए इस एनकाउंटर के दौरान, इनकी शिनाख्त हो गई है और इनकी शिनाख्त के बाद इस बात का भी खुलासा पेश कर दिया गया कि ये दोनों मिलिटेंट जो हैं जो वो सिविलियनों की किलिंग के अंदर मुलव्वस थे और मिलिटेंटों ने जो मारे गए मिलिटेंट हैं उनकी शिनाख्त शाहिद राथिर अभी ज़राया जो हमें बता रहे हैं त्राल के हैं और उमर यूसुफ शुपियां के, अगरचे सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है, लेकिन ज़राया जो है वो हमें बता रहे हैं इसकी, और आसिफ बता रहे हैं कि अब पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर ली है कि शाहिद राथिर त्राल और उमर यूसुफ शुपियां के हैं जो इस राजपुरा अवंतीपोरा एनकाउंटर के अंदर जो है वो मारे गए हैं। इधर ये माना जा रहा है कि शाहिद जो था वो जो शकीला आरिपल, आपको याद होगा कि फायरिंग हुई थी त्राल आरिपल के इलाके के अंदर और वहाँ पर शकीला नामी जो खातून थी वो बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी थी और उसके साथ साथ एक जावेद अहमद था लुरगाम त्राल का जिस पर गोली चली थी। इन दोनों किलिंग्स के पीछे माना जा रहा कि शाहिद का हाथ था और पुलिस ट्विटर के मुताबिक ये दोनों मिलिटेंट जो थे वो काफ़ी अरसे से पुलिस राडार पर थे और कल एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद राजपुरा अवंतीपोरा के अंदर इस ऑपरेशन को चलाया गया जिसमें ये दोनों इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। और इस तरीके से पुलिस का दावा है कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस के दौरान जो एक हफ्ते के दौरान जारी है इसमें कई बड़ी कामयाबियां पुलिस को मिली और कई ऐसे केस जिनमें अभी तक भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिसमें अभी तक भी कोई पेशरफ नहीं हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है क्योंकि उनके जो मास्टरमाइंड किलर्स थे वो मारे गए। तो इस वक्त की राजपुरा से बड़ी खबर कि एनकाउंटर जो रात देर गए शुरू हो गया था, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास पहली खबर आई थी कि राजपुरा अवंतीपोरा के अंदर मिलिटेंट आए, फिर 8 बजे के आसपास ये खबर आई कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और आज सुबह ये खबर आई कि दोनों मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल और दोनों की शिनाख्त शाहिद राथिर त्राल और उमर यूसुफ शुपियां के बतौर हुई है। तो ये 6 दिनों के दौरान छठा ऑपरेशन है। आप देखेंगे शुरुआत इसकी शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से हुई थी जहां LOC के करीब दरअंदाजों को हलाक करने का पुलिस ने दावा किया, फिर बारामूला तक बात पहुंची जहां पर 3 और पाकिस्तानी मिलिटेंटों को मार गिराने का दावा उसके बाद किया गया, फिर चांदोरा के अंदर हलाकत हुई, TV आर्टिस्ट की उस कत्ल में मुलव्वस मिलिटेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। IGP के बयान के मुताबिक अगले दिन कार्रवाई पुलवामा के अंदर होती है, फिर जाकर सेंट्रल कश्मीर के अंदर कार्रवाई अंजाम दी जाती है, फिर कुलगाम तक बात पहुंचती है, वहां पर एक एनकाउंटर शुरू हुआ और उसके बाद अब जाकर त्राल अवंतीपुरा तक बात पहुंची जहां अवंतीपुरा में ही इससे पहले सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में भी तब्दील हुआ था। तो 6 दिनों के दौरान 6 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन और 1 दर्जन मिलिटेंटों की हलाकत जिनमें जैश, लश्कर और हिजबुल से यानी तीनों तंजीमों से वाबस्तगी मिलिटेंट्स की थी। पुलिस बयान को अगर सही माने तो आज जो ऑपरेशन है वो ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ अभी तक नहीं किया गया है, सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि 2 AK-47 राइफलें भी बरामद पुलिस ने की हैं, ये दावा अभी तक किया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑपरेशन के बाद बढ़ते हैं, एक और कार्रवाई की भी बात करते हैं और कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की है। आपको याद होगा कि हमने परसों आपको बताया था जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त को नोटिस गया था और तीसरी मर्तबा जब उन्हें नोटिस पहुंचा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इस पर रद्द-ए-अमल आया था कि वो भरपूर ताउन करेंगे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नोटिस जाने के बाद जहां पर उन्हें तलब किया गया था और उस क्रिकेट घोटाले में जो JKCA से जुड़ा हुआ था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब इक़्तिदार में थे, उनकी पार्टी इक़्तिदार में थी, उन पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगे और काफ़ी खुलासे इस पर हुए। फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट घोटाले में आज एक बार फिर उनकी पेशी होनी है और जहां एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ED के साथ ताउन करने, उनके सामने दोबारा पेश होने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है कि एक सियासी चाल है जो सरकारी तौर पर अपनाई जा रही है और ED का इस्तेमाल करके फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम शख्सियात को डराने की इस तरीके से कोशिश है। फारूक अब्दुल्ला आज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होंगे
हसनैन मसूदी ने गुज़श्ता दिनों ये साफ कर दिया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने किसी भी कीमत पर फारूक अब्दुल्ला पेश होंगे और ये कोई नई बात नहीं है। मुल्क भर के अंदर कई हसास इदारों को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सियासी आवाज़ को दबाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम है, लेकिन इस खबर के ज़रा तह तक जाइएगा। मामला है क्या? मामला है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसको बीसीसीआई की तरफ से पैसा आया था और उस बीसीसीआई के पैसे को घपला हुआ है, यानी वो जहां इस्तेमाल होना चाहिए था हुआ नहीं है और कहीं और उसका इस्तेमाल किया गया, ज़ाती मसरूफियात पर इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके के इल्ज़ामात है। मामला अदालत के अंदर चला गया, हाई कोर्ट तक चला गया। हाई कोर्ट के बाद सीबीआई इंक्वायरी भी हुई और सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग सिलसिले में, मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में एफआईआर दर्ज किया। उस एफआईआर के अंदर कई साबिक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबरों के नाम है और बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि चंडीगढ़ के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दफ्तर के अंदर फारूक अब्दुल्ला तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हाजिर रहे थे, जहां पर कई सवाल उनसे पूछे गए थे। वहीं पर आज एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पेश होंगे, जहां पर क्रिकेट एसोसिएशन से मुंसलिक मामला उनसे पूछे जाएंगे। इधर ज़राए के मुताबिक केस नियर टू क्लोजर पहुंच चुका है और कई हसास मामला से पर्दा आने वाले दिनों में उठ सकता है। और जो इब्तिदाई रिपोर्टें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आ चुकी थी, उसकी तस्दीक कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी करेगा कि किस तरीके से मामला को लिया गया और किस तरीके से फाइनेंशियल बंगलिंग जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर की गई, जो पैसा बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया था। तो यानी आज का दिन फारूक अब्दुल्ला के लिए नाम होगा। फारूक अब्दुल्ला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगे और पार्टी ज़राया ने इस बात की वजाहत की है कि फारूक हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये समन जितनी भी की जा रही है ये सिर्फ पॉलिटिकल समन है और इसके पीछे की कहानी कुछ भी नहीं है। मैंने दोनों बातें आपके सामने रखी, अदालत से लेकर ईडी और ईडी से लेकर पुरानी सरकार ने, यानी महबूबा मुफ्ती की सरकार में जब मजीद तहकीकात हुई तो क्या क्या इंकशाफात किए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सबने वो भी सुनी होगी। तो फिलहाल फारूक अब्दुल्ला आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर होंगे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम खबर की आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं चुनावों की। जी हाँ नाज़रीन, अगरचे अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन 3 साल के वक्फे के बाद इलेक्शन दफ्तर के अंदर, यानी जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन का ऑफिस है, जिसके जिम्मे जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली, पंचायत, नॉन पंचायत इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है, वहां पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और हदबंदी रिपोर्ट के आने के बाद अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर नए पोलिंग स्टेशन के क़याम के हवाले से हद मुकर्रर कर दी है और इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर जो पोलिंग स्टेशन कौन से कहां पर रखने हैं, उस हवाले से सभी मुतल्लिका अफसरों और मुतल्लिका ज़िम्मेदारों से कहा गया है कि 20 जून से कबल इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। मेजर एक्सरसाइज ये मानी जा रही है, जो एक बड़ी एक्सरसाइज मानी जा रही है हदबंदी कमीशन के बाद, क्योंकि अब नई कॉन्स्टिट्यूंसियां वजूद में आई हैं, कुछ इलाके उधर इधर हुए हैं, तो पोलिंग स्टेशंस को रिलोकेट करना है और उन पोलिंग स्टेशनों को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अब पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायतनामा जारी कर दिया है और 20 जून तक इस काम को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से यह भी कहा गया है कि वो प्रपोजल दे देगी अपॉइंटमेंट ऑफ EROs एंड AEROs, यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और दीगर रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनसे कहा गया कि प्रपोजल बनाए कि किसको आप AERO बना रहे हैं और किसको ERO बना रहे हैं। इस हवाले से भी आपने एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो मांगी है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में इस रिपोर्ट को भी देना होगा। यानी 2 बड़ी बातें हुई है और ये कब हुई है? जब जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी की रिपोर्ट सामने आई है, कुछ नई कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी है और उन नई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ही सबसे पहला मरहला जो होगा वो पोलिंग स्टेशंस का होगा। उसके बाद AEROs और ROs के हवाले से मामला चलेगा और तब तक यह भी कहा गया है कि सभी डिप्टी कमिश्नर से कि वो जल्द से बेशतर अपने अपने मातहत इलाकों के अंदर इस काम को जो है वो शुरू करवाए। इसके साथ साथ फिलहाल इलेक्टोरल रोल्स को फ्रीज करने की भी बात कही गई है, ताकि ये जो बेसिक काम पहले है कि पोलिंग स्टेशन रिलोकेट हो, उसके साथ साथ AROs और EROs की तैनाती हो, उसके साथ साथ BLOs को अपॉइंट करना है, ताकि उसके साथ साथ ही फिर
ये भी काम साथ में लिया जाएगा कि वोटर लिस्टों के अंदर नजरसानी अगर करनी है, अगर उसमें किसी का नाम डिलीट करना है, किसी के नाम को चढ़ाना है, वो तीसरे पड़ाव पर आएगा। तो इस तरीके से इलेक्शन अथॉरिटियां आहिस्ता आहिस्ता करके गियर अप हो रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब 90 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 2 सीटें ख़वातीन के लिए भी नॉमिनेट होनी है। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि कश्मीरी पंडितों के लिए ऑलरेडी नॉमिनेशन की बात हो रही है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए नॉमिनेशन की बात हो रही है। उस पर चुनाव नहीं होगा, लेकिन 90 सीटों पर चुनाव होना है इस बार। और ये चुनाव तब हो रहा है जब हदबंदी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो गई है, वजारत कानून ने बाज़ाब्ता तौर पर एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, और अब सिर्फ एक रस्मी तौर पर इस रिपोर्ट को ऐवान के सामने रखना है, जहां पर कोई तरदीद या तरमीम की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन जो गुंजाइश रखी गई है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए, हो सकता है वो ऐवान से ही आवाज़ बाहर आई कि कितनी सीटें वहाँ पर देनी होगी। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के हवाले से चुनावी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके तेज़ होना शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर मुतहरिक हो रहा है, AROs, AEROs और उसके साथ साथ BLOs की तैनाती के हवाले से काम को हाथ में लेने की बात कही गई है। 20 के 20 डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है कि वो अपने मातहत अमले को मुतहरिक करे इस हवाले से। चलिए, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात हो रही है तो बात अब जरा भारत और पाकिस्तान की भी करते हैं, जहां पर नई दिल्ली के अंदर मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन है। यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आज ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान का वफद इस वक्त दिल्ली में है, और दिल्ली का वफद जो भारत की नुमाइंदगी कर रहा था वो मार्च में इस्लामाबाद पहुंचा था। वो बातचीत अपनी जगह चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक और अहम खबर ये भी है कि भारत और पाकिस्तान की मौजूदा सरकारें भी एक बार फिर से पर्दे के पीछे मुज़ाकरात में मसरूफ़ नजर आती हैं, बल्कि कोशिशें नहीं हुई हैं, इस वक्त भी जारी है इस तरह की खबरें जो कि इस्लामाबाद से कंफर्म की जा रही हैं। और जो तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता निकल कर सामने आई, हमने भी जानने की कोशिश की, तो उसमें ये भी पता चला कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान हो सकता है कि अगर इसी तरीके से जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश या नेपाल में बने, तो शायद भारत से मदद भी पाकिस्तान तलब कर सकता है। ऐसी खबरें फिलहाल इस्लामाबाद से शाया हो रही हैं। देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात हो रही है, बैक चैनल टॉक्स की बात हो रही है, और ये बैक चैनल मुज़ाकरात यानी पर्दे के पीछे के मुज़ाकरात या सरकार से हटकर मुज़ाकरात जो हो रही हैं, इसकी तस्दीक सिर्फ पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग से हुई है। भारत सरकार की तरफ से मौक़िफ़ पहले ही साफ कर दिया गया है कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चलेंगे जी। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ को क्लियर करना होगा कि क्या वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का साथ देंगे या बातचीत के ज़रिए से खत्े के अमन और क़याम के लिए और कोशिशें करेंगे। ये भारत सरकार का पहले ही मौक़िफ़ है। लेकिन खबर जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग से सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जब से शहबाज शरीफ ने टेक ओवर किया, उसके बाद से भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के हवाले से कई इक़दाम उठाने की कोशिश में है। अगरचे भारत सरकार के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ एक तरफ से ये करिए, वहीं पर आपको याद रखना होगा कि यासीन मलिक को लेकर भी एक मौक़िफ़ पाकिस्तान का है जो आलमी इदारों तक वो ले चुका है। और 5 अगस्त के बाद लगातार जो सूरत हाल इमरान खान के टेन्योर में थी, उसके बाद जब जरदारी आए वहाँ पर तो उन्होंने किस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, पुरानी सरकार की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। यानी ऑफिशियल वहाँ पर ये है कि 5 अगस्त 2019 और उससे पहले पुलवामा हमले के बीच जो सूरत हाल बनी है, उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि ये दोनों चीज़ें जो है सही नहीं है। और स्पेशली 5 अगस्त का डिसीजन जो है वो यूनिलैटरल डिसीजन है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मजरू हो रही हैं और जम्मू कश्मीर को आज वो मुतनाज़ मान रही है। और भारत सरकार का मानना कि ये हमारा अटूट अंग है, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होनी है, बल्कि सरहद पार जो POJ के हैं उस पर भी अब बात होनी चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया कि सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाए। तो ये इस कश्मकश की बीच, इन बयानबाजियों के बीच जो खबर पॉजिटिव सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि दरपर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये दरपर्दा मुज़ाकरात कब हो रहे हैं? जब सिर्फ 12 या 13 महीने शहबाज शरीफ के पास है, उसके बाद उन्हें चुनाव में जाने का हो सके तो उससे पहले ही जाए। तो क्या इस वक्त भारत सरकार इस स्टैंड को पॉजिटिवली लेगी? एक बड़ा सवाल है। यही वजह है कि भारत के अंदर जो थिंक टैंक्स है, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं, कहने के क्योंकि वहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं अमन की, जो लोग पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी वहाँ पर उनको पता ही नहीं है कि उन्हें आना है नहीं आना है। और जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग वहाँ पर है, क्या वो रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए वेट एंड वॉच की पोजीशन भारत सरकार की तरफ से रखी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ज़रूर इस तरीके की हवा जो है वो बन रही है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। अब आते हैं जी आगे, ज़रा बात करते हैं एक नताइज की। और ये इम्तिहानों के नताइज जो है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि इससे
आने वाली नस्लें क्या कुछ होगी और आपका फ्यूचर किस तरीके से बनेगा उस पर भी मुनसर रहता है। मामला यूपीएससी इम्तहानात के हवाले से है और जब ये इम्तहानों के नताइज कल सामने आए हैं, उस नताइज आने के बाद यानी यूपीएससी के नताइज आने के बाद सूरत हाल कुछ और भी है जिस पर गुफ्तगू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के जाविये से पहले इन नताइजों को अब जब आप देखेंगे तो 8 लोग क्वालिफाई करते हैं जम्मू सूबे से और ये पहला मौका होगा पिछले 5, 7, 8 सालों में दौरान जब कश्मीर से एक भी एस्पिरेंट ने क्वालिफाई नहीं किया होगा। एक तो पहली बात ये है। फिर लद्दाख सूबे जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास जो इतलात है कि 2 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने एक्सेल किया और अपने आप को उस फहरिस्त में लाया जो कामयाब कैंडिडेट्स की फहरिस्त है, क्योंकि फाइनल लिस्ट जो थी सरकार की तरफ से कल जारी कर दी गई। तो एक तो मामला ये है जी। दूसरा मामला ये है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को लेकर जो इस वक्त माइनॉरिटी जो मेजर माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो 10 साल के दौरान सबसे वर्स्ट रिजल्ट इस बार देखने को मिला है। जब आप यूपीएससी के रिजल्ट्स को खंगालेंगे और देखेंगे कि मुस्लिम माइनॉरिटी को क्या कुछ वहाँ पर मिला था आज तक और इस बार क्या कुछ झटका लगा है, वो बिल्कुल भी काबिल तवज्जो है और उस पर गुफ्तगू भी होनी चाहिए और माशरे के अंदर इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जी? मैंने कहा कि 10 साल के अंदर सबसे वर्स्ट हिट रिजल्ट इस बार आया है, 3% रिजल्ट आया है जी। यानी आउट ऑफ 100 3 बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं मुस्लिम बच्चों की। जहाँ तक आप बात करेंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट्स ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में जो डिक्लेयर किया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिजल्ट, उसमें इस बार सबसे कम दिखा है, सबसे बॉटम मार्जिन में आए हैं। 2020 के नताइज को जब आप देखेंगे तो 31 मुस्लिम कैंडिडेट्स पास हुए थे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। वहाँ पर जो तादाद थी वो 760 के आसपास थी, उनमें 31 क्वालिफाई हमारे मुस्लिम हुए थे। 2019 में 42 मुस्लिम्स ने क्रैक किया एग्ज़ाम और 2018 में 27 मुस्लिमों ने क्रैक किया, यानी डबल डिजिट में हमेशा था। 2016 और 17 में भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी सूरत हाल आपके सामने थी और 16 में आप देखेंगे तो 52 मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो सामने आए थे जिन्होंने अपने आप का कामयाब करार कर दिया था। उनके इम्तहानात जो थे वो क्लियर हुए थे। 2017 में 50 थे और 2015 में 34 थे। और जब आप आज के दिन में देखेंगे तो आज शायद फिगर जो है वो 8 या 9 के आसपास है, इसलिए 3% माना जा रहा है कि रिजल्ट है। और ये रिजल्ट जब सामने आए थे इसके बाद सोसाइटी जो है ओवरऑल कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। क्या एक ही जैसे जामिया की हम बात करें, माइनॉरिटी स्टेटस वाला एक इदारा है, लेकिन जो बेटी वहाँ से पढ़कर आई उसने टॉप किया, तो क्या मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं है या कुछ और भी है? ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्योंकि कई टीवी चैनल्स पर कई डिबेट्स आज तक चली हैं इन पूरे मामलों को लेकर। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये है कि कल बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 5 में बेटियां आपको नजर आएंगी और उनमें भी जामिया मिलिया और जेएनयू से फारिगशुदा तलबा ने बाजी मारी है। और एक बार फिर वो जो मनफी प्रोपेगेंडा इन इदारों के खिलाफ चल रहा है उन पर एक बड़ा कार्य ज़रूरत था और एक बड़ा सवाल था कि इदारे गलत नहीं है, सोच गलत हो सकती है। इदारे हमेशा पढ़ाते हैं और उसकी मिसाल कल एक बार फिर सामने आई। जो टॉपर ऑफ द लिस्ट थी उसने जेएनयू से पढ़ा और फिर जो यूपीएससी के पूरे इम्तिहानात का मामला था वो उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से टेकअप किया, वहाँ से कोचिंग ली। और कल जब नताइज सामने आए तो सबके सर फख्र से बुलंद थे कि बेटियां सबके आगे। और ये भी आप देखेंगे तो तकरीबन 15-20 साल का मिथ जो था कि बेटे आगे आ रहे थे, हमारे भाई सामने आ रहे थे, वो टॉप कर रहे थे, यहाँ पर वो मिथ भी टूटी और पहली बार टॉप 5 पर हमने ख्वातीन को देखा और टॉपर आपके सामने आपके टीवी चैनल पर है। जी आस इस बीच जब रिजल्ट्स आए उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें आई और प्रोफेसर नजमा अख्तर भी मुलाकात करने पहुंची श्रुति से, जो कि टॉपर हैं, यानी 3 बेटियां जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हैं। 685 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो इस बार सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने। कुल मिलाकर दूसरी तरफ जो ST, SCs और इनके अलावा जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में आने वाले लोग थे, 685 ओवरऑल सिलेक्शन हुई है। और ये तस्वीरें उस नौजवान की हैं जिसकी वालिदा नहीं है,
पुंछ से इसका ताल्लुक जम्मू सूबे से शब्बीर, जिनका एक खुसूसी इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे बाद में। लेकिन ये ज़रूर है कि कम वसाइल थे, दूर दराज इलाका था, इसके बावजूद भी IAS क्वालिफाई किया। और इसके साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी इंटरव्यू उनका कुछ दिनों बाद है, जो हमारी बात उनसे हुई है। तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं कि वसाइल की कमी, वालिदा नहीं थी और बहन ने मिलकर कैसे पढ़ाया। और उसके बाद स्कॉलरशिप बेसिस पर एक स्कॉलरशिप उन्हें AMU से मिला, जिसके बेस पर वो यहाँ पर पहुंचे, जो उनने कुछ बड़ी बातें हमारे साथ की हैं। इंटरव्यू बाद में ज़रूर आपको दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल जम्मू प्रोविंस से 8 और वादी से इस बार कोई नाम नज़र नहीं आया। चिनाब वैली से 2 नाम आते हैं, जिनमें ऑलरेडी एक IRS थे, इसरात साहब, और दोबारा IAS उनने अब इस बार क्वालिफाई की है। अब बढ़ते हैं आगे बात। अब जब इम्तिहानात के हवाले से हो रही है तो यहाँ पर एक और अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। वो है तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उसमें जम्मू कश्मीर कितना आगे कितना पीछे हैं। मुसलसल ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने ये बताया है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कहीं पर ढांचे की कमज़ोरी, कहीं पर सहूलियात की कमी, कहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूलों में एनरोलमेंट ड्राइव के बावजूद भी बच्चों और उस्ताद के बीच का जो फर्क था उसको दूर करने में सरकार नाकाम साबित हुई। लेकिन तालीमी इदारों के हवाले से एक और बड़ा सर्वे हुआ है। ये सर्वे पूरे मुल्क के अंदर हुआ है, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हुआ, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुआ। और 733 अजला में होने वाले इस सर्वे में जम्मू कश्मीर के मुतालिक भी जो आदाद शुमार सामने आए, जो पता चलता है कि नेशनल लेवल पर जो एवरेज है, जो रिपोर्ट कार्ड है स्कूलों का, जो बच्चों की पढ़ाई का मामला है, वो कौमी सतह के मुकाबले जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा बेहतर जरूर नजर आता है। और ये NAS का सर्वे है 2021 का। क्लासेस जो इसमें शामिल थी, जिन 733 स्कूलों में सर्वे किया गया, टीमें यहां पर पहुंची थी अलग अलग हिस्सों के अंदर। तीसरी, 5वीं, 8वीं ये क्लासें थी। और इस बीच नवंबर के महीने में पिछले साल ये सर्वे किया गया था 733 अजला में, जिसमें यह पता चलता है कि कौमी सतह के जो इदारे हैं, औसत थोड़ी सी बेहतर जम्मू कश्मीर की इशफाक नजर आती है, अगर आदाद शुमार को सही माना जाए। बिल्कुल आदाद शुमार ये साहब बता रहे हैं कि जनाब मुल्क के अंदर जब लैंग्वेज बेस पर इसको देखा गया तो कहा गया कि जम्मू कश्मीर के तलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक्सेल करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। और इसमें ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर और क्या कुछ लिखा गया। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हंजीरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट ज़रा अपडेट कीजिएगा, ये जो तालीमी रिपोर्ट हमारे सामने आई है, हाथ लगी है, इसमें क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को बेहतर करार दिया गया एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। बिल्कुल गौर, इसमें जब हम देखते हैं इस रिपोर्ट को, जो कि नेशनल लेवल पर सर्वे हुआ है, और उसमें यही बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, मुख्तलिफ मज़ामीन के एतबार से जब हम देखते हैं, चाहे जुबान यानी लैंग्वेज का मामला हो, रियाजियात यानी मैथमेटिक्स का मामला हो, सोशल साइंस और एनवायरमेंट सब्जेक्ट का मामला हो, तो उसमें यही माना जा रहा है कि न सिर्फ जो प्रीवियस रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का है बच्चों का, इसमें शरह जो रही है कामयाबी की, तो उसमें उनका मानना है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर प्रीवियस सालों के मुकाबले में, बल्कि मुल्क के मुकाबले में भी इसमें काफी हद तक बेहतरी आई है। जब हम लैंग्वेज के एतबार से देखते हैं तो मुल्क के अंदर जो रेशियो है 62, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर 68 आ जाना, यानी इसमें बिलतरतीब जो फर्क है या इसमें जो बेहतरी है वो नुमाया है। इसी तरह से रियाजियात या मैथमेटिक्स के लिए या सोशल साइंस के लिए और दीगर मज़ामीन में भी इस तरह की अचीवमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर की सराही है। और ये मौजूदा निज़ाम जो तालीम चलाया जा रहा है उसके लिए एक क्रेडिट तो जरूर है, लेकिन इसको मेंटेन करना या इससे आगे जाना ये एक और हदफ हो सकता है। और इस हदफ को कैसे जो हासिल किया जाएगा, उस हवाले से महकमा तालीम या उसके साथ साथ जो लोग मुंसलिक हैं उन्हें और कुछ काम करने की अशद जरूरत है। एक चीज और भी यहाँ पता चलती है कि अगर रैंक के हिसाब से देखें, नेशनल एवरेज में जम्मू कश्मीर का बेहतर जो इसमें मकाम बताया गया है, तो क्या ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं उस बेस पे है, स्ट्रक्चर बेस्ड है, या फिर जो सेशंस होते हैं, तालीमी सरगर्मियां उस बेस पे है? सर्वे किस बेस पे हुआ है? देखिए, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो जिम्मेदार है। एक तो ये कि आपका जो स्टाफ है, जो तदरीसी अमला है, उनकी डेडिकेशन कितनी है और उसके साथ साथ वो कितना बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो एक इंटेलिजेंस पावर एक बच्चे का होता है वो कितना है, और उस हवाले से जो इन्होंने
कामयाबियां हासिल की हैं। और नंबर 3 जो पेरेंटल केयर और जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उनकी जानिब से जो इकदामात हैं फैसिलिटीज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या एक्रेडिटेशन को लेकर, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार जो है करार दे गई है, जिसके आधार पर ये सर्वे निकलकर सामने आया है। तो इस तरह से लग रहा है कि पेरेंटल केयर से लेकर टीचर्स से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, अगरचे ये रेशो अभी भी मुतमईन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले में या विद इन स्टेट जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसमें किसी हद तक पायदान आगे बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको आएंगे तो बताएंगे कि क्या कुछ होकर सर के अंदर चल रहा है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आपके राशन कार्डों को लेकर सरकार क्या कुछ कह रही है। ड्रोन जो कल हमने आपको सामने बड़ी खबर रखी थी उसके बाद अलर्ट आ रहा है, वो अलर्ट क्या कुछ कह रहा है, और सही तजम्मुल के पास भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। लेकिन छोटे से ब्रेक के फौरन बाद